आज पहली मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का आगाज़ और हमेशा की तरह ये आगाज़ होता है आपको वाक़या करबला की सीख के साथ, उस पर रिफ़्लेक्ट करने के साथ। हम ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स और चीज़ों में उलझे हुए हैं, जब हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हम होना चाहते हैं क्योंकि लोगों ने हमसे वफ़ा नहीं की, हमसे दगा की, हम लोगों को ब्लेम करना चाहते हैं, हालात और वाक़यात को ब्लेम करना चाहते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट काइंड ऑफ अ नोट। अल्लाह ताला हर साल हमें यह मौका देते हैं और ख़ास तौर पे जो साल के आगाज़ के पहले 10 रोज़ होते हैं, ताकि हम सोच सकें कि जिन चीज़ों को हम पकड़ कर बैठे हैं, जिन चीज़ों पे हमने तकिया किया हुआ है, जिन चीज़ों की वजह से हमारे दिलों में गिरा लगी हुई है, वो क्या वाकई इतनी बड़ी भी हैं या नहीं। इस उम्मीद के साथ मुझे तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर रिफ़्लेक्ट करना बहुत पसंद है कि अगर ये साल का आगाज़ है तो उसके साथ साथ ये दिनों के सरदार का दिन भी है। यानी आप जुम्मे का दिन है और जब जुम्मे का दिन और पहली मुहर्रमुल हराम आपको मिले तो इट इज़ द राइट डे टू सेट इंटेंशंस। हो सकता है साल के 6 माह गुजर चुके हैं जो जॉर्जियन कैलेंडर है और आपको लग रहा हो कि आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे जो आप चाहते हैं, आपको वो हालात नहीं मिल रहे, आपको वो टेक ऑफ नहीं मिल रहा। तो इस उम्मीद के साथ कि थिंग्स विल गेट बेटर, आइए इस प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हर्ट एंड ग्रीफ एंड सैडनेस, क्योंकि मुझे लगता है ये बड़ी ज़बरदस्त थीम्स है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थीम्स है। कल भी हमने कहा कि जब हम सुपर ह्यूमन होने की ख्वाहिश करते हैं ना, हमारा दिल चाहता है ज़िंदगी बिल्कुल एक लिनियर अंदाज में चलती रहे, मैं अच्छा करूँ, मेरे साथ सिर्फ अच्छा हो, मुझे ज़िंदगी में कभी आजमाइश तकलीफ़ ना आए, मुझे कभी बेवफ़ाई ना मिले, मुझे कभी दुख ना मिले। लेकिन ज़िंदगी क्योंकि इन तमाम चीज़ों का एक इम्तिज़ाज है, तो आपके हिस्से में आपके हिस्से की तकलीफ़ें आएंगी भी, बट दे आर टू बिल्ड योर कैरेक्टर्स। अल्लाह ताला कभी नहीं चाहते कि आपको आपकी नफ्स से ज़्यादा, आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ दी जाए। सो ये जो तकलीफ़ें आती हैं ये आपको निखारने के लिए आती हैं, आपकी सोल की एवोल्यूशन के लिए आती हैं। लेकिन उस लम्हे जब इस तकलीफ़ से आप गुज़र रहे होते हैं और इनिशियली शायद आप उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल है। आज का हमारा मौजू है कि जब आपको आपके अपने तकलीफ़ दें या जिनके ऊपर आपको कभी उम्मीद नहीं थी कि ये आपसे बेवफ़ाई करेंगे, क्योंकि आपको लगता था कि जो मेरी मोरालिटी है, जैसे मेरी वैल्यूज़ हैं, मैंने इसके साथ अच्छा किया तो मेरे साथ ही अच्छा करे, जब ये आपका भरम टूटता है तब आपको क्या करना चाहिए। इंसान फ़ौरी तौर पे तो अपने आप को ब्लेम करने पे जाता है, आपको लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, क्यों नहीं मुझे नज़र आया। फिर आप पुरानी चीज़ें रिकॉल करते हैं, फिर आपको लगता है यार ये तो खुला बिल्कुल मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन शायद एक एहसास की, एक तवज्जो की, एक मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पे बंधी थी। तो अगर आप इस चीज़ से जब निकल आएँ तो आपको क्या लेसन सीखने चाहिए, व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट इट। वैसे आई पर्सनली थिंक इट्स ये बेवकूफ़ाना सवाल है कि आप कहें कि यार मैं हर एक को की नज़र से देखूंगा, हर एक को प्रिवेंट करूंगा। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में होनी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको वो धचके लगने ही होते हैं, लेकिन साथ साथ हाँ, अगर अब धचका लग ही गया है तो अब इसके बाद उससे सीखें क्या, क्योंकि एक ही सुराख से 2 दफ़ा अगर आप डसे जा रहे हैं तब तो फिर गलती आपकी है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थीम्स। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ हमारे कराची स्टूडियो में मौजूद हैं अतिया फ़रीद, माहिर नफ्सियात हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं हमारी। बहुत शुक्रिया अतिया आपके आने का। आपके साथ डॉक्टर मखतूम बिलावल मौजूद हैं जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्हीं थीम से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, इससे लोगों की हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया आपके भी आने का डॉक्टर मखतूम। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारी बहुत अच्छी साथी, बहुत अच्छी दोस्त उस्मा अल करीम हमें ज्वाइन कर रही हैं तुर्की से। आपके भी यहाँ होने का, हमारे साथ होने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर अतिया आपसे शुरुआत करूँ, मुझे बताइए कि नशेमन पे गिराते हैं बिजली अपने ही, ये तो हमें सबको पता है, लेकिन फिर भी इसकी जो दुख, इसकी जो तकलीफ़, इसका जो झटका होता है वो इतना शदीद होता है कि बहुत सारे लोग रिकवर नहीं कर पाते। आप बताइए कि क्या वजह है कि हम इतने ब्लाइंड साइडेड होते हैं। आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या देखा है कि लोग क्यों ब्लाइंड साइडेड होते हैं, इस बात की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा क्यों होती है जब अपना आपको दुख पहुँचाए। First of all, thank you Sidra so much for inviting me again yet to another very meaningful show. Hurt और तकलीफ़ जो होती है ना, मैं हमेशा जब भी आती हूँ यहाँ पे, मैं हमेशा उसको बहुत ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ ताकि ऑडियंस को भी समझ आ सके। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही होता है कि अगर आपका बाहर हड्डी पे चोट लग गई या हाथ जल गया तो वो वाली ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो रिकवरी में भी आ जाती हैं और वो दर्द और तकलीफ़ इतना नहीं होता। लेकिन जब भी वो दर्द और चोट आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे जा रही होती है तो वो फटालिटी की सूरत इख्तियार कर जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई बाहर का किसी भी स्ट्रेंजर ने हमें कोई भी बात कर दी जो कि सड़क पे यूजुअली कर रहे होते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन
थिंग प्रैक्टिस्ड ओवर हियर इन दिस सिटी स्पेशली, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क हमें कहाँ पे पड़ता है, जब हमारे अपने ही हमें तकलीफ़ दे रहे होते हैं। और जब हमारे अपने हमें तकलीफ़ दे रहे होते हैं सिद्रा, एक तो ये तो दो एस्पेक्ट्स इसमें आते हैं। एक ये आता है कि जो अपना है वो कितना अपना है, कितना करीब है, उससे रिश्ता हमारा कितना मजबूत है, तो उसकी तकलीफ़ ज़्यादा होगी, यानी कि वो इमोशनल स्कारिंग नहीं होगी, वो इमोशनल कैंसर में भी बदल सकता है। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा और एलैबोरेट आप करें कि अपने आप को दो तरीके से तकलीफ़ दे सकते हैं। एक शऊरी तौर पे कि वो आपसे नाराज़ हो गए हैं, या आपकी तरफ उनका जो एक एटीट्यूड था, एक रवैया था, एक आउटलुक था, वो बदल गया है, वो बाकायदा आपको हर्ट करना चाहते हैं। जैसे यूट्यूब ब्रूटस वाली कोई सिचुएशन है कि सीज़र ने भी कहा, जूलियस सीज़र को भी उसके बेस्ट फ्रेंड ने मारा था और तकलीफ़ दी थी। एक दूसरा होता है लाशऊरी तौर पर, जो हम अपने घरों में देखते हैं कि जी आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, आपकी तवक्कुआत इतनी ज़्यादा थी अपने औलाद से, अपने पार्टनर से, अपने बहन भाई से, कि उनका मदद ना करना या उनका वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स आपको ना देना आपको तकलीफ़ दे रहा है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? लाशूर पे तो सिद्रा आप एक एक्सक्यूज़ ला सकते हैं ना कि भाई बहुत सारे लोगों का मिजाज ही ऐसा नहीं है, किसी को कुछ मूड की एक प्रॉब्लम हो रही है, कभी मूड सही है, जो हम आम अल्फाज में बोलते हैं कि भाई ये बहुत मूडी है, कुछ लोग होते ही बहुत मीन है। तो वो अगर आपके लाशूर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें आ रही होती हैं, परसेप्शन में आ रही होती हैं कि लेट इट गो, क्योंकि ये तो है ही ऐसा। लेकिन अगर इसके बस में नहीं है, जैसे आप किसी से माली मदद की उम्मीद कर रहे हैं और आपको पता है कि यार उसके हालात ही नहीं, वो क्या ही कर सकता है। एग्जैक्टली लेकिन शऊर के तौर पर, शऊरी तौर पर, कॉन्शियसली इफ़ आई एम डूइंग समथिंग टू एक्चुअली हर्ट यू, दैट मीन्स कि मैंने वो रिलेशनशिप की तो परखचियाँ उड़ा दी ना, मैंने आपको एक बिट्रेयल ट्रॉमा में लागना शुरू कर दिया, मैंने आपको धोखा देना शुरू कर दिया, क्योंकि रिलेशनशिप तो बनती ही ट्रस्ट पे, और मैंने उस ट्रस्ट के फाउंडेशन को आज बिल्कुल तोड़कर ख़त्म कर दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें शुरुआत कैसे होती है डॉक्टर मखदूम? अक्सर हम ये देखते हैं कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि धोखा या तकलीफ़ एक दिन में यकायक आपका चेंज ऑफ हार्ट्स नहीं होता, और उसके कई साइंस होते हैं। उसमें से एक साइन ऐसा है जब आपको लगने लगे कि कोई भी आपका करीबी शख्स, आपका बहन भाई हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपकी औलाद हो सकती है, वो एक ऐसा मुस्तकबिल तख्लीक कर रहा है, उस पर कमिट कर चुका है, उस पर काम कर रहा है जिसमें आपकी जगह या आपकी गुंजाइश नहीं है। आप अक्सर आज की औलाद को देखें जो इमेजिन कर रही होती है कि जी मैंने तो फिर कॉलेज चले जाना है, मैं अमेरिका में जाके सेटल हो जाना है, उस मुस्तकबिल में वो अपने वालदैन को कहीं नहीं देख रहा होता। और कभी यानी वालदैन बेचारे जब सुन रहे होते हैं, कभी कभार इस बात पे अंदर ही अंदर उनको तकलीफ़ भी हो रही होती है, फिर ये अमली तौर पे भी वो देख लेते हैं। तो क्या इसका सुराग हमें उसी वक्त मिल जाता है जब एक इंसान एक ऐसा मुस्तकबिल बुनने लगे, काम करने लगे जिसमें आप नहीं हैं, उस वक्त आपको पीछे हो जाना चाहिए? हम क्या करें उस वक्त? सबसे पहले तो जब बात आती है एक मर्तबा मोहब्बत की, और बात आ जाए कि मतलब अपने ही धोखे दे रहे हैं, तो उसको मैं सिचुएशन को मतलब किस तरह से बयान करूं, तो वही है कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हज़ारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। तो बेसिकली सिचुएशन ये होती है कि हमारे जो अपने होते हैं, क्योंकि अगर एक बंदा गैर है, वो हमें अगर वही चीज़ धोखा दे, कोई भी मतलब इसमें करे, ज़ख़म दे, तो हम मूव ऑन कर जाते, चले जाते। लेकिन अपनों के साथ तो बिल्कुल सही बात है कि उसमें जो ज़ख़म गहरा होता है उसको भरते हुए भी टाइम लगता है। लेकिन अगर सिचुएशन ये करते हैं कि हमारे अपने हैं जिनको के साथ हमने पूरी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे हुए हैं, जैसे आपने अभी भी जो है वो कहा, और उनके फ्यूचर में हम ही शामिल नहीं हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि लाइफ है, लाइफ में अगर आप इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में देखें तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक कि आप दुख और सुख, खुशी गम, हमेशा चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रही होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो आपके अपने हैं और आप समझते हो कि वो आपको समझेंगे, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि अगर हमारे अपने ही हमें दुख देते हैं तो हम क्या करते हैं, उनसे कट ऑफ हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बात करनी चाहिए। जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन एक वालिदैन की हैसियत से मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि मैं जहाँ भी हूँ, क्योंकि मुझ पर उन्होंने खर्चा किया है, कल को उनके फ्यूचर में मतलब मेरे फ्यूचर में वो भी हों। अगर मैं कहीं फॉरेन सेटल हो रहा हूँ तो एटलीस्ट वो भी मेरे साथ हों वहाँ पे। अगर वो चीज़ फॉर एग्जांपल मैं नहीं कर रहा, तो पेरेंट्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहली तो बात ये है कि उनसे बात करनी चाहिए कि हमारे ये ख्वाब थे और इस सिचुएशन तक लाते लाते हमने ये वाली तकलीफ़ बर्दाश्त की है, लिहाजा अब तुम्हें हमारे लिए इतना तो सोचना चाहिए। अलबत्ता मुझे उसके ये बाद भी लगता है, चलें आपने बहुत अच्छी यहाँ पे मिसाल दी, हम तो वालिदैन और बच्चों की बात कर रहे हैं,
लेकिन कई दफ़ा ये चीज़ें बहन भाइयों में हो जाती हैं, कई दफ़ा ये चीज़ें आपको पार्टनर्स में नज़र आती हैं, कई दफ़ा आपको ये चीज़ें अपने बिज़नेस रिलेशंस में नज़र आती हैं कि आपने शराकतदारी के साथ किसी के साथ कोई काम शुरू किया है, लेकिन एक बंदे का दिल उठ गया है, आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि वो डिस्कनेक्टेड होता जा रहा है, वो बिज़नेस के मामलात में भी दिलचस्पी नहीं ले रहा, और आपको यकायक एक दिन पता चलता है कि वो अपना पार्ट सारा समेट समूट के किसी दूसरे मुल्क या दूसरे शहर चला गया। इस तरह के जो आपको शॉक्स लगते हैं, इससे अपने आप को निकालें कैसे या इसके लिए तैयार कैसे हों? उस्मा, अगर हम किसी के फ्यूचर में नहीं हैं और हमने उसके साथ बहुत लंबे लंबे ख्वाब देख लिए हैं कि जीना होगा मरना होगा साथ ही रहेंगे, तो क्या करना चाहिए? लेट गो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए कि हाउ टू लेट इट गो। ज़िंदगी में आप अकेले आए हैं, इस दुनिया में आपने अकेले जाना है, तो पहली तैयारी आपकी अपने लिए होनी चाहिए। धोखे का ताल्लुक ही उम्मीद से होता है। देखिए, तवक्का और धोखा जो है एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। जहाँ तवक्का होगी वहाँ धोखा होगा, जो मामूली तवक्का होगी मामूली धोखा होगा। और धोखा भी एक एहसास है, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपको धोखा दे रहा हो सकता है कि वो प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहा हो, लेकिन आपकी नज़र में वो चीज़ धोखा हो। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कम्युनिकेशन ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, वो तो हर लम्हे हर लेवल पे होनी चाहिए। जब आपको जो एहसास हो उसको कम्युनिकेट करें अच्छे अंदाज से, लेकिन अपने लिए तैयारी पहले करें। ये सोच के अपनी ज़िंदगी गुजारें है आपकी औलाद है या कोई भी है, उसने आखिर एक दिन चले जाना है, मुमकिन है कि वो आपके साथ ना हो। और इस पे मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करें कि हमें वो जो तकलीफ़ हम महसूस कर रहे होते हैं, हमें उस शख्स के अमल की या उसके एक्शन की वजह से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही होती है, हमें तकलीफ़ हो रही होती है अपने ख्वाब के चिकनाचूर होने की। यानी अगर सोचा था कि भाई मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके ये घर बनाया है, अब मेरी औलाद यहाँ रहेगी, उसकी औलादें होंगी, हमारा एक घराना इस तरह उसकी ज़िंदगी होगी, एंड सडनली आपके बच्चे ने डिसाइड किया है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहता, वो दुबई मूव होना चाहता है। तो आपको जो आपने ख्वाब देखा होता है ना, उसके टूटने की तकलीफ़ हो रही होती है, जिसको हम समझ रहे होते हैं कि यार ये अगले ने मुझे तकलीफ़ दी है। इज़ इट ट्रू? यही इट इज़ ट्रू, लेकिन ये इसीलिए है ना कि हम अपने आप को तैयार नहीं करते कि हमने अकेले ही रहना है, और दूसरा ये कि हम धोखे को प्रैक्टिकलिटी से कन्वर्ट कर रहे हैं। ये लाइफ की हकीकत है। आप परिंदे भी उड़ जाते हैं, ये तो हमें बचपन से सिखाया गया है, लेकिन हमने अपनी उम्मीदें ऐसी बुनी हैं, हम उनकी खुशी में खुश होने के बजाय अपने दुख लेके बैठ जाते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी यहाँ पे, फिर बात वहाँ पे ख़त्म कर दूंगी कि जिस तरह मैं, तुम्हें पता है हमारी फैमिली के एनवायरनमेंट कि मैं पहले जॉब करने को तैयार नहीं होती थी, लेकिन मुझे कि बच्चे हैं वो प्रॉब्लम में आएंगे या ये होगा या मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी अपने हस्बैंड को या कुछ, तो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने और मेरी माँ ने दोनों ने बैठ के ये बात समझाई कि ज़िंदगी में तुम अकेली आई हो, अकेले जाओगी, किसी का नहीं पता कौन तुम्हारे साथ हो या कौन नहीं हो। अपने लिए वक्त ज़रूर निकालो ताकि तुम बिला वजह बच्चों के ऊपर बाद में अपनी सोच में बर्डन ना बनो, उनको भी तकलीफ दोगी और ख़ुद को भी नुकसान होगा। तो ये कहने के लिए बातें बड़ी आसान होती हैं, लेकिन अगर आप शुरू से अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें, अपने लिए वक्त भी निकालें और अपनी तैयारी भी करें कि रहना आपने अकेले ही है, और ऊपर से सब कोई आपके साथ रहने को तैयार हो जाए तो बोनस है। आई थिंक दैट इज़ वंडरफुली सेड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे कि हमारी अपनी तवक्कुआत ही हमें नुकसान पहुंचाती हैं, और अगर आप किसी के मुस्तकबिल में नहीं हैं, उसके प्लान्स में नहीं हैं, तो आप भी प्लीज़, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपका मुस्तकबिल नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टॉप लिविंग इन द पास्ट। और बड़ी अच्छी बात इस पैनल ने की कि ज़रूरी नहीं है कि अगला शख्स आपको धोखा दे रहा हो, लेकिन वो जो तकलीफ़ का आपको एहसास हो रहा है उसमें ज़िम्मेदारी खुद भी लेनी पड़ेगी, अपनी अकाउंटेबिलिटी भी करनी पड़ेगी कि हाउ एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई ओन पेन एंड माई ओन हर्ट। अच्छा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल हम इसको ऑफलाइन डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ हम कहते हैं कि यार तकलीफ़ हमारी अपनी तवक्कुआत की वजह से होती है, और फिर हम बात करते करते इस तरफ मौजू पे निकल गए कि यार हमारे साथ जो बंदा बैठा है ना, उसके जहन में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या किन एहसासात से गुजर रहा है, शायद हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं है। वालदैन को बच्चों का नहीं पता, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनको बूढ़े वालदैन का नहीं पता कि उनके जहनों में क्या खौफ है, क्या अभाम है, व्हाट इज़ देयर थॉट प्रोसेस। बट वेरी इंटरेस्टिंगली मैं इस बात को भी बड़े कॉशन के साथ इस प्लेटफॉर्म पे कहना चाहूँगी, बिकॉज़ आई फील कि एक तो हकीकत माशरे की पोलराइज्ड ये है कि हमें नहीं पता कि दूसरा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। दूसरी हकीकत ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, हम उनकी भी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके खौफ को इनहेरिट भी कर रहे हैं। अतिया इस पर क्या कहेंगी? बिकॉज़ मुझे हर घर में एक शख्स ऐसा लगता है जो लिटरली सोच सोच कर, दूसरे के बारे में सोच सोच कर
पैरानॉइड हुआ हुआ है कि इसका क्या होगा, यानी वो बूढ़े वालिदैन जिनकी हो सकता है किसी बच्चे की शादी नहीं हुई भी है या उसका घर नहीं चला है या खुदा न खासा कोई बेवा हो गई है, उसके बारे में सोचते रहते हैं हर वक्त कि यार इसका क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। आई हैव सीन पेरेंट्स जिनके बच्चे अगर खुदा न खासा स्पेशल चिल्ड्रन हैं या उनमें कोई दुनियावी तौर पर जो हमारे यहाँ नॉर्म समझा जाता है वो वैसे नहीं है, अलग हैं, तो वो बेचारे सोचते रहते हैं कि अच्छा तो हम जब तक हयात हैं तो हम तो इसको लुक आफ्टर करेंगे, हमारे बाद क्या होगा। ये हमारा काम है सोचना सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे दोबारा वही आती है ना कि बहुत सारी रियलिस्टिक सिचुएशंस होती है जहाँ पे उनको सोचना पड़ता है और वहाँ पे उनकी ओवर थिंकिंग जायज़ है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनको सोल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं कि हाँ हमारी अगर वफात हो जाती है तो हमारे बच्चे की केयर टेकिंग कौन करेगा, तो वो तो एक रियलिस्टिक ओवर थिंकिंग आ रही है कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सोल्यूशंस। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं कि हम जो फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन था आपका कि वी कीप ऑन अज्यूमिंग थिंग्स, और जो कर रहा है उससे ज़्यादा हम बैठ के सोच रहे होते हैं, दैट इज़ अगेन अ वेरी नेचुरल थिंग जो हमारा अनकॉन्शियस हमारे लिए करवा रहा होता है, चीज़ों को बहुत मैग्नीफाई करवा कर हमारे सामने पेश कर रहा होता है। अगर ये कर रहा है और अगर सिद्रा यहाँ पे स्पेसिफिकली चूँकि टॉपिक हर्ट का है और अगर हमें कोई हर्ट कर रहा है, किसी ने हमें इतनी तकलीफ पहुँचाई है, वहाँ पे हमारा दिमाग जो है वो क्लोजर मानने की कोशिश कर रहा होता है या ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि वाई डिड ही डू दिस, वाई। हमारे ड्रामों ने भी दिमाग ख़राब किया हुआ है, हमें लगता है कि वो जैसे 26 किस्तें होती है ना ड्रामे की, तो 25वीं 24वीं तक मकाफात अमल एक्शन में आ जाएगा, किसी का दिल बदलेगा, वो आके माफ़ी मांगेगा। हम इस ख्वाहिश में भी बैठे रहते हैं। हाँ, क्योंकि इसको एहसास हो इसने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है, आए और सॉरी बोले, उससे क्या होगा। लेकिन ये ह्यूमन प्रोसेसिंग का, ये ह्यूमन इमोशंस का एक नेचुरल प्रोसेस है कि हम क्लोजर मांगना चाहते हैं। देखिए कोई भी चीज़ का आगाज़ होता है तो इसका अख्ताम होता है, दुनिया भी बनी है उसका भी अंजाम होना है। तो अल्लाह ने हमारे माइंड को भी इस तरीके से बनाया हुआ है कि अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो वी नीड टू फाइंड आउट रीजंस एज टू व्हाई इट हैपेंड, और अगर वो हैपन हो भी किया है तो नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो लेकिन आप बताइए आपकी प्रैक्टिस में आपने क्या देखा है, किसी के साथ कोई बहुत गलत करे, बेवफाई करे, जुल्म करे, नाइंसाफ़ी करे, अगर आप उस तकलीफ़ से गुजर गए, थोड़े अरसे बाद चलो उसको एहसास हो गया, उस बंदे ने आके माफ़ी मांगी, क्या इससे आपकी ज़िंदगी बहुत तब्दील होगी? क्या वो हर्ट नहीं है जब तक वो बंदा इसका एतराफ़ ना कर ले कि हाँ जी मुझसे गलती हो गई है? हम क्यों इस चीज़ को इतना ज़्यादा पकड़ के बैठ जाते हैं? यू राइट कि ह्यूमन इमोशन है, लेकिन ये हमारी इतनी बड़ी नीड क्यों बन जाती है? और आप बताइए लोगों को कि क्या कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी ज़िंदगी में अगर अगला बंदा आके माफ़ी मांगे? हमारी ये तो आ जाती है डेफिनेटली, एक तो वो भी तब्दीली, वो भी माफ़ी मांगे और हम खुद भी अपने आप को माफ़ कर देंगे। कब तक हम ये बोझ लेकर चलते रहेंगे? तो हमें खुद भी ये फॉरगिवनेस थेरेपी तो हमारे अपने लिए होती है कि मेरी विंडो ऑफ टॉलरेंस अब इतनी कम हो चुकी है कि मैं अब इस बोझ को नहीं उठाऊंगी, तो आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई लेट इट गो। एज उस्मा इट ऑल्सो मेंशन कि हाँ लेट इट गो वाली फीलिंग आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि क्लोजर से हमें या कम्युनिकेशन से, जैसे मखदूम ने बात की कि कम्युनिकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन में 2 वेज होनी चाहिए ना, कि जो मैं बात कर रही हूँ वो अगला वाला समझ भी रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है कि मैंने ये किया या नहीं किया। कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर आउट करने लगती है। आई समटाइम्स फील कि देखें कुछ चीज़ों में कई दफ़ा लोग भिड़ते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की, वो बात हमेशा बहस बन जाती है, लड़ाई बन जाती है। मखदूम, मुझे लगता है जब आप एक आध दफ़ा 12 कोशिश कर चुके हो कम्युनिकेट करने के लिए, तब खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। और दूसरा, अपने आप को ये दिलासा देना चाहिए कि शायद लेटिंग गो का पहला प्रोसेस ये है कि वो अगला बंदा आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा, आप वैसे ही उस बात को जाने दें। क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसमें मैं हमेशा इस तरह से बात करता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, आपको कोई हर्ट करता है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम आती है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, A to Z उसको एनालाइज करना है। रियलिस्टिक अप्रोच के थ्रू आपने उसको देखना होता है कि भाई इसमें एक्चुअल मिस्टेक किसकी है। सबसे पहले अगर मिस्टेक आपकी है और आपको वो बहुत पसंद भी है, आप उससे मोहब्बत भी करते हो, तो यू शुड हैव टू गो एंड अपोलोजाइज फॉर दैट। आपने माफ़ी मांगनी क्योंकि मिस्टेक आपकी है, क्योंकि आपने A to Z को एनालाइज किया, रियलिस्टिक अप्रोच के थ्रू देखा मिस्टेक आपकी थी, आपने जाके माफ़ी मांगी। अब अगला बंदा माफ़ी मांगने के बाद भी वो आपको जो है ना वो मतलब नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो इस इंतज़ार में था कि भाई आपकी मिस्टेक हो और आपसे उसकी जान छूटे। अब फिर आपने उसको रियलिस्टिक वे में सोचना है कि यार मैंने अपनी तरफ से जितना था वो मैंने किया, आगे अब वो नहीं कर रहा, तो दिस इज़ योर लाइफ एंड यू हैव टू मूव ऑन। आपने आगे बढ़ना चाहिए। सेकंड इसका क्या जो है ना वो हो सकता है, वो ये हो सकता है कि भाई अगला वाला बंदा था, उसकी ही मिस्टेक थी, फिर भी आपने अपनी हद इम्कान कोशिश की उस रिश्ते को बचाने के लिए, उसको जो है ना वो मतलब अपने हक में लाने के लिए, चलो इसको दरगुजर करते हैं, अब ये संभल जाएगा, अब ये सीख जाएगा, गलती रिपीट नहीं लेकिन करेगा। फिर भी अगला वाला बंदा उसको नहीं मान रहा, क्योंकि अब उसकी देखिए ना हर बात का यही होता है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कभी कभी अगला वाला बंदा आपकी माफ़ी के लिए, आपके जो है ना वो एक्सेप्टेंस के लिए, उसके लिए इंतजार में होता है कि आपको यार अपनी गलती का एहसास हो। आपने अपनी गलती का एहसास किया, रिश्ता बच गया, दैट वुड बी ग्रेट एंड बोनस पॉइंट आई गेस। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की, रिश्ता बचने वाली,
उसमें ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी, मुझे बताएं कि हर्ट होना ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी तवक्कुआत पे 100% कोई पूरा नहीं उतरेगा, आपस में इख्तलाफात भी हो जाते हैं, अनबन भी हो जाती है, लेकिन उस फीलिंग में परपेचुअली रहना जहाँ आप हर वक्त अपने आप को मजलूम समझते रहें, वेयर यू आर ऑलवेज द विक्टिम, व्हाट डज़ दैट डू टू आवर पर्सनैलिटी? ठीक है, आप हर्ट हुए, कोई ऐसी बात हुई जो वाकई आपके साथ इंसाफ पे मबनी नहीं थी, आपके साथ ज़्यादती हुई, लेकिन कितनी देर उसमें रहना नेचुरल या नॉर्मल है, और फिर क्या करना चाहिए अपने आप को इस विक्टिमहुड से निकालने के लिए? देखो, मैंने जो पहला जुमला कहा था लेट गो, पहले तो अपने आप को इसके लिए ट्रेन करना चाहिए। जहाँ तक तुमने सवाल किया ना सिद्रा, उसका जवाब ये है कि डिपेंड करता है कि धोखा आपको मिला किससे है, या आपकी तकलीफ एसोसिएटेड किससे है, इमीडिएट फैमिली से है, रिश्ते से है, मोहल्ले वालों से है, फाइनेंशियल है, बिजनेस में हुआ है, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि नुकसान हुआ क्या है, इमोशनली आप हर्ट हुए हैं या फाइनेंशियली हर्ट हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। इमीडिएट फैमिली में भी रिलेशनशिप्स होते हैं, पार्टनर के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, वहाँ पे आपको हर्ट हुआ है, औलाद से हुआ है, बिजनेस में कितना लॉस हुआ है, तो कितना लॉस हुआ है, किसी ने आपको कितना धोखा दिया है, ये सब चीज़ें रिलेटेड होती हैं। इसका कोई ऐसा फिक्स टाइम फ्रेम नहीं होता। कुछ इतने बड़े नुकसान हो जाते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, चाहे वो इमोशनल हो चाहे फाइनेंशियल हो। तो ये तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बात वही है, ये सब किताबी बातें लगती हैं, अल्फाज लगते हैं, लेकिन किसी हद तक हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तुमने जो एक और बात कही थी ना कि हम दुनिया के किस हिस्से में रहते हैं, अगर मुझे ये फ़िक्र नहीं हो कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद की तालीम जारी रहेगी, या हमारे घर में कोई अगर अलग तरह से है, हमारी तरह नॉर्मल लाइफ नहीं है उसकी, तो उसके लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे वो रह सकेंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी, तो शायद हमारी वो तमाम तकलीफ जो ओवर थिंकिंग है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अच्छा, कुछ तो आई थिंक ये पूरी सोसाइटी, एब्सोल्युटली यू आर एब्सोल्युटली राइट विद दैट। एक कॉलर भी हैं, लेकिन भाई क्विकली अतिया कुछ रिश्तों पे बात कर लेते हैं। ससुराल वालों से या अपने जो बाय मैरिज जो आपके रिलेशनशिप्स बनते हैं, जिसमें आपकी सास भी है, नंद भी है, भाभी भी है, ऑफ कोर्स योर ओन पार्टनर, इनसे रिलेटेड जो तकालीफ होती हैं या इमोशनल हर्ट होता है, वो किस हद तक आपको लगता है एग्जैजरेटेड है, किस हद तक हमारी अपनी तवक्कुआत की वजह से है? क्या वाकई इतना बुरा रवैया ससुराल वालों का है जितना सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, या हमने उसके लिए अपने जहन को तैयार नहीं किया हुआ, हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई की हुई हैं? अगेन मैं उस्मा की बात से बहुत मुत्तफ़िक हूँ कि भाई अगर हमारी अपनी विक्टिम मेंटालिटी है तो विक्टिम मेंटालिटी में तो हमें चीज़ें बहुत मैग्नीफाइड और एग्जैजरेटेड फॉर्म में आ रही होंगी। प्लस ये जो सिस्टम रहने का है कि इतने बड़े सिस्टम में आप जाके रह रहे हो, जॉइंट फैमिली सिस्टम में, हर इंसान की एक अलग पर्सनालिटी है, हर इंसान की एक अलग एक्सपेक्टेशन है, और जो बेचारा उस जॉइंट फैमिली सिस्टम को ज्वाइन इन कर रहा है उसको सबके मुताबिक चलना है। तो ऑब्वियसली अगर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं भी होंगे तो इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा वो ओवरवेलमिंग होकर आना शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पे उसको अपनी बाउंड्रीज़ को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करना होगा। हियर एंड दिस आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू योर इन लॉज, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू योर हस्बैंड, क्योंकि अब आपने उस हस्बैंड की भी एक्सपेक्टेशन से पूरा उतरना है, माँ बाप जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप किस किस की एक्सपेक्टेशंस पे कितना उतरते चले जाएंगे, क्योंकि आप अपनी भी तो एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस लेकर उस घर में आ रहे होते हैं। तो अगर वो टॉक्सिक नहीं भी होता सिद्रा, तो वो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी का रूप लेना शुरू कर देता है। एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना भी हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं। यानी अगर तो आप एक इस किस्म के इंसान हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई दूसरे ने आपसे क्या तवक्को लगाई है, वो क्या आपके बारे में सोच रहा है, तब तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है। आप हर्ट भी तभी हो रहे हैं क्योंकि आप भी अपने आप से यही एक्सपेक्ट करती हैं कि मेरी सास मेरी तारीफ़ करे, मेरी नंद मेरी तारीफ़ करे, मेरे बच्चे मुझसे खुश हों, मेरा हस्बैंड भी कहे कि मैं सबसे अच्छी बीवी, सबसे अच्छी बहू हूँ। तो हर एक जगह आप भी 100% मार्क्स लेने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरों की फॉल्ट थोड़ी सी कम है, आप खुद अपने रवैये और अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी हर्ट हो रही हैं। एक कॉलर है, आइए उससे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके, और बारिश एंजॉय कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल एंजॉय करें। पहले तमाम मेहमानों को सलाम हो, लेकिन सिद्रा इकबाल मैं पहली बात ही करना चाहूँगा, बल्कि आज के टीवी के आपके करते थे जो आपके कंसर्न लोगों को भी कहना चाहूँगा। देखिए सिद्रा, एक प्रोग्राम आता है इंटरनेशनल आता है, फर्स्ट पोस्ट के नाम से आता है, उसमें खातून प्रोग्राम करती हैं, और मुझे लगता है कि जो स्टाइल है बात करने का आपकी तरह है। मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश में प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल का किया जाए ताकि लोगों को पता चले, हमारा प्रोग्राम हमें लोग देखें। बहुत ज़रूरी है, एक इंटरनेशनल अफेयर्स का प्रोग्राम करना ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ यू आर द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर दैट प्रोग्राम।
तो मेरी दरखास्त है कि ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू किया जाए। अच्छा, क्योंकि देखिए बात यह है कि जो अभी उस्मा ने बात की, मैं किसी हद तक इनसे मैं भी करता हूँ, देखिए जमाना चेंज हो गया। हम लोग ज़ाहिर बच्चे आजकल के एक्सपेक्टेशन तो जरूर हम लगाते हैं, ज़ाहिर बच्चे फ्यूचर बनाने के लिए चले जाते हैं, फिर आप फेल रह जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपना प्लान किस तरह कर रहे होते हैं, अपनी आगे बुढ़ापा प्लान किस तरह करें, क्योंकि अब तो ये होना ही है, आप चाहें ना चाहें। तो ये सब चीजें करने के लिए हमें जाहिर बात है इसको कूप अप करने के लिए हमें अपना फ्यूचर प्लान करना पड़ता है। लेकिन मेरा सवाल उज़्मा से भी है और तमाम लोगों से ये है, लेकिन कुछ चीजें होती है ना, कुछ रिश्ते होते हैं जो आप कंसर्न करते हैं, आप माने ना माने आप उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, ठीक है। अगर वो आपको धोखा दे देते हैं और आप अपने आप को कैसे मजबूत कर सकते हैं उनको कूप अप करने के लिए, ये मेरा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया याया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखिए इसकी कई मिसालें तो हमें ज़िंदगी में मिलती हैं। ये तो अल्लाह ताला के प्यारे बंदों के साथ हुआ है, अंबिया इकराम के साथ हुआ है कि उनको अपनों ने ही धोखा दिया, और कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपके अंदर वो हिम्मत और हौसला डाल देते हैं। अल्लाह ताला पे इन्हिसार करना चाहिए। अच्छा जी, जब कोई आपको कोई तकलीफ़ दे, और धोखे का लफ्ज़ ही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी, किसी भी तरह की तकलीफ़ दे, तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि यू हैव टू स्टे एंड रिमेन यू योरसेल्फ। आपको अपना जो एसेंस है ना वो बदलना नहीं है। यानी अगर ठीक है किसी ने आपको धोखा दिया तो ऐसा नहीं है कि आप पैरानॉइड हो जाएं, आप किसी पे भी यकीन ना करें। अगर आपने किसी ने आपको तकलीफ़ दी तो ये नहीं कि आपके लहजे में, आपके मिजाज में कड़वाहट आ जाए। अपने आप को वही रखना, अपने आप को उसी तरह ट्रस्टिंग रखना, अच्छा रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है और ये सबसे बड़ी मुश्किल भी आपके लिए होती है। उज़्मा, आपसे शुरुआत करते हैं वेरी ब्रीफली, बिकॉज लास्ट 5 मिनट्स ऑफ द शो। ये कैसे किया जाए? हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि चले धोखा हो गया, ज़िंदगी में कोई अनहोनी, कोई चीज़ जो आपने नहीं एक्सपेक्ट की थी घट गई, अब अपने आप को तब्दील ना करें, यानी एसेंस अपना तब्दील ना करें, वाइज़र ज़रूर हो जाएं, समझदार ज़्यादा ज़रूर हो जाएं, लेकिन अपने आप को बदलने ना दें। ये कैसे किया जाए? ये बहुत मुश्किल है, आपकी नेचर नहीं बदल सकती। तो मेरे ख़्याल से अगर बहुत शॉर्टली मैं कहूँ तो हम एक ऐसे हाथी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत मुश्किल है। हाँ, शुरू से अपना बिहेवियर ये रखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें तकलीफ़ कम से कम हो, और उसका एक आसान सा तरीका ये है कि जितना मैक्सिमम जो मेरा कंट्रोल है वो ये है कि मैं कोशिश करूँ कि मुझसे किसी को तकलीफ़ कम से कम पहुँचे, तो मेरे ख़्याल से जवाब में भी मुझे कम से कम पहुँचेगी। अगर आप अपनी ये फ़िलॉसफी रख लें और कहीं से आपको तकलीफ़ पहुँचे और ये सोचने लगें कि शायद हमसे किसी को अनजाने में तकलीफ़ पहुँची, तो ये उसका जवाब है, तो ये आपकी तकलीफ़ को काफ़ी हद तक कम कर देगा, आपके गिल्ट को काफ़ी हद तक कम कर देगा। आई थिंक दैट इज़ ब्यूटिफुली सेड। इट इज़ लाइक वो जैसे हम कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आपको यू हैव टू ब्रेक दैट साइकिल ऑफ पेन। ये नहीं कि किसी ने आपके साथ बुरा किया था तो आप अगले के साथ भी बुरा करें, आप और वो उसको फिर ग्लोरीफाई भी करें। आपके साथ जो बुराई हुई, क्योंकि आपने अगले बंदे को एक पावरफुल पोजीशन में देखा, तो आपने कहा अब यही करना चाहिए। मैं जब बॉस बनूंगा तो मैं भी इतना ही सख्त होऊंगा, मैं जब सास बनूंगी तो मैं भी यही करूंगी। दैट इज़ वेयर यू नीड टू ब्रेक द साइकिल। मखदूम, आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? हाँ, मेरा तो इसमें यही है कि जिस तरह से लोग आपको ट्रीट करते हैं आप उसको भी वैसा ही ट्रीट करें। अगर वो आपको इग्नोर करते हैं आप उनको भी इग्नोर करें। अगर वो आपके साथ बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आते हैं तो आप उनको करें, क्योंकि 1 मैन 1 पॉलिसी वाली जो चीज़ होती है उन पर जो है वो करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक मरतबा अगर आपको कहीं से धोखा मिलता है तो कम से कम आप उसको से कुछ सीखें, क्योंकि वो चीज़ होना आपकी शायद बस में नहीं थी, लेकिन उससे आपने अगर सबक नहीं सीखा तो यही है। एंड में बस जो है ना वो मैं मतलब इस चीज़ से ही एंड करना चाहता हूँ कि हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी निखर जाएगा, शुक्र कर के जो है ना वो बुरा वक्त ही तो है गुजर जाएगा। क्या तो बात है, क्या बात है। ब्यूटीफुल मैसेज के वक्त ही तो है, एक हादसा ही तो है, एक एक्सपीरियंस ही तो है, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए तो वो तकलीफ़ आपकी कम हो जाएगी। अतिया, आप क्या कहेंगे? बस उस पेन को आप आइडेंटिफाई करें और आप अपने आप को ये बताने की कोशिश करें कि यू कैन गेट हर्ट एंड लव द सेम पर्सन एट द वेरी सेम टाइम। और आइडेंटिटी अब अपनी ये बनाइए कि आपको पर्सनालिटी को चेंज कर ले, लेकिन नॉट बाय बीइंग बिटर बट बाय बीइंग समबडी हु इज़ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव, नॉट फॉर ओनली हिमसेल्फ, क्योंकि अब उसने पेन से गुजर गया एंड पेन शुड बी अ लेसन फॉर हिम कि वो आइंदा किसी और को ना दे। और वही चीज़ है कि फिर अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को इस्टेब्लिश करे अपनी इंडिविजुअल एक हेल्दी पर्सनालिटी के साथ। वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच अतिया, डॉक्टर मखदूम एंड उज़्मा। आई जस्ट वांट टू लीव यू विद वन थिंग। जैसे हम कोई रेसिपी बना रहे होते हैं ना तो हम गोश्त को मसाला लगा के रख देते हैं। अपनी तकलीफ़, अपने दुख, या किसी ने अगर आपको किसी भी किस्म का धोखा दिया है उसमें प्लीज़ उस गोश्त की तरह मैरिनेट ना हो। अगर आपको किसी ने कोई तकलीफ़ दी है तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही होंगी, आप उस अच्छाई की तरफ, उस खुशी की तरफ, उस जॉय की तरफ बढ़िए। जो चीज़ आपको खुशी दे रही है उस तरफ बढ़िए। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने हाल ही में सीखी है
किसी से मोहब्बत करने के लिए उसका मोहब्बत के काबिल होना ज़रूरी नहीं है। और ये ट्रू है आपकी नाफरमान औलाद के लिए, आपके बेवफा लवर के लिए या स्पाउस के लिए। आप मोहब्बत कर रहे हैं क्योंकि ये आपका मिजाज है, ये आपकी जिबिल्लत है, अल्लाह ताला ने आपको मोहब्बत करने वाला बनाया है। लेकिन अगला बंदा उसके काबिल है या नहीं, इसके लिए उसकी मोहब्बत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, आप अपनी बाउंड्री सेट करके अपने आप को सेव कर सकते हैं ताकि आपका एडवांटेज ना लिया जाए, आपको नुकसान ना पहुँचाया जाए। लेकिन दिल ही दिल में आप उसके लिए अच्छे ख्यालात, अच्छी नेक तमन्नाएँ रख सकते हैं, जैसे कि वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के लिए रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे पीर के रोज़ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।